ठीक ठीक, इसको तो ऊपर नीचे करूंगी मैं। चलिए फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हिंदी पेडागोजी में जितना भी हम पढ़े हैं तो उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन है, कुछ कुछ आपको क्वेश्चन थोड़ा अलग भी लगेगा, है ना, लेकिन हम वैसी पैटर्न ही को क्वेश्चन, उसी टाइप का ही पैटर्न क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसा एग्जाम में आता है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ, आप भी पढ़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषा से संबंधित है? बच्चों की भाषा से क्या संबंधित है, देखते हैं कौन सा इसमें से। पहला है बोलना, दूसरा है तुतलाना, तीसरा ऑप्शन है हंसना और चौथा ऑप्शन है घर घर आना। तो क्या लगता है आपको? ये है क्वेश्चन, ऊपर है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषा से संबंधित है। तो चारों ऑप्शन में से बच्चों की भाषा क्या होती है ना, तो उसको हमको यहाँ पे देखना है। चारों ऑप्शन में से तुतलाना। अच्छा, हाँ ठीक है, इसका इसका सही आंसर जो है वो दूसरा ही होगा, तुतलाना, है ना। क्योंकि बच्चे डायरेक्ट अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, है ना, तो बोलना तो नहीं होगा। जैसे बच्चे छोटे रहते, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है यहाँ पे बच्चों की भाषा, तो बच्चों की भाषा बोलना तो नहीं होगा, है ना। हंसना भी नहीं होगा, हंस हंस के बोल रहे हैं, घर घर आना भी नहीं होगा, वो तुतला के ही बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए इसका सही आंसर हमारा तुतलाना होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। यह कथन किसे महत्व नहीं देता है? तो क्वेश्चन में जहां नहीं लिखा रहेगा हमको उसको फोकस करना है। यह कथन किसे महत्व नहीं देता है, तो हमको उसको छांटना है जो महत्व नहीं देगा, है ना। पहला है समृद्ध भाषा पर, पहला ऑप्शन है समृद्ध भाषा परिवेश, दूसरा ऑप्शन है भाषा नियमों में परिवर्तन को, तीसरा ऑप्शन है भाषा नियमों में विस्तार को और चौथा ऑप्शन है भाषा अनुकरण करने को। ये देखिए बच्चे, एक बार और मैं क्वेश्चन को दोहराती हूँ। बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं बोलिए। किसे महत्व नहीं देता? फर्स्ट वाला। हाँ, इसमें हम लोग को बहुत सारा ऐसा लगता है कि ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, है ना। इसी टाइप का ही लगता है। ऑप्शन जब सेम सेम दे देता है तो समझ में ही नहीं आता। सेकंड वाला। हम्म, तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा चौथा, भाषा अनुकरण करने को। क्योंकि बच्चा जो है वो पहले से अनुकरण कर करके सीख ही जा रहा है ना। तो ये ऑप्शन तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए, ये वाला भाषा अनुकरण करने को, ये नहीं आना चाहिए यहाँ पे। क्योंकि अर्जन मतलब क्या होता है? अधिगम और अर्जन में पढ़ाई थी ना। अधिगम वैसा जिसको आप बैठा के उसको सिखा रहे हो, उसको बता रहे हो, वो अधिगम होता है। अर्जित कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं उसको, वो अपने से सीख रहा है उसको, है ना। तो बच्चा सीखेगा कैसे? अनुकरण करके। जैसे मैं बताई थी, मम्मी पापा पूजा कर रहे हैं, पौधे में पानी डाल रहे हैं, तो बच्चा उसको देख देख के करके अनुकरण करता है, मतलब उसका नकल करता है ना। फिर उसको क्या करता है? अर्जित कर लेता है। सेम ऐसी भाषा को मम्मी पापा जैसा बोलेंगे, जैसा वर्ड का यूज करेंगे, जिस हिसाब से बोलेंगे, वैसे क्या करता है बच्चा भी उन लोग को देख के वहां पे उन लोग का अनुकरण करता है, मतलब वो क्या करता है? अर्जित करता है ना। तो यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है इसका मतलब ही नहीं है, इसीलिए इसको बोला गया है। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? अब आपको क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में क्वेश्चन न थी इसी टाइप का ही देगा, देखिए ना। इसमें हम लोग को लगता है ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा, है ना। वही तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, पर बार बार हम टेस्ट दिलाएंगे ना तो नहीं लगेगा उसके बाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं।
प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखना है, सबसे कम महत्वपूर्ण है। अब ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण, दूसरा है बोलने में आत्मविश्वास, तीसरा है मौलिक विचार और चौथा है स्पष्टता। हमको क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना है। इसमें बोल रहा है प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर मतलब बच्चे छोटे हैं, है ना, प्राइमरी लेवल के हैं वो। अब क्या बोल रहा है, बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है। मौखिक अभिव्यक्ति मतलब ओरली बोलने में, है ना, मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो अब हम उसको देखेंगे ऑप्शन को, है ना। तो इसमें क्वेश्चन पहले समझना इंपॉर्टेंट था। अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब ऑप्शन को देखिए और बताइए कि क्या लगता है आपको। मौखिक को ध्यान रखिएगा, इसमें जो की वर्ड है वो हमारा मौखिक है ना, सबसे कम महत्वपूर्ण है। मौलिक विचार, अच्छा, इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा शुद्ध उच्चारण। मौलिक विचार नहीं होगा, इसका सही आंसर जो है वो शुद्ध उच्चारण होगा। वो ऐसे हाँ, वही वही वो कंफ्यूजन होता ही है दी, इसीलिए तो हम तो टेस्ट दिला रहे हैं, है ना, ताकि हम बार बार उस टाइप का पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए शुद्ध उच्चारण ही आएगा। वो इसलिए क्योंकि सबसे कम महत्वपूर्ण है, मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, बोलने में आत्मविश्वास। देखिए जैसे बच्चे को हमको क्या बनाना है, वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोले, है ना, उसके में अपने में आत्मविश्वास हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो अपना, है ना, भले वो कुछ भी बोल रहा है। मौलिक विचार मतलब उसका विचार अच्छा होना चाहिए। विचार अच्छा होना चाहिए मतलब जैसे छोटा बच्चा है तो ये नहीं कि बड़ों का डिसरिस्पेक्ट करना है या किसी दूसरे का टिफिन को छीन के खा लेना है ना। मतलब उसके व्यवहार जो है वो अच्छे होंगे। तो व्यवहार अच्छे कब होंगे, जब उसका विचार अच्छा होगा। तो मम्मी पापा उसको वैसी चीज को सिखाए हैं, स्कूल में वही चीज को सिखाया जा रहा है, और वो जैसा सोचेगा वैसा ही तो बोलेगा, है ना बच्चा। और वैसी स्पष्टता, स्पष्टता मतलब बोलने में स्पष्टता, शुद्ध उच्चारण नहीं। जैसे कि जैसे मैं विश्वास बोल रही हूँ तो मैं विश्वास को बहुत अच्छे से बोल रही हूँ, है ना। ईर्ष्या, जैसे हम लोग ईर्ष्या को बोल रहे हैं, क्योंकि वो प्राइमरी लेवल के बच्चे तो ला के थोड़ा उबड़ खाबड़ ऐसे बोलते हैं, है ना। तो जरूरी नहीं है वो शुद्ध उच्चारण कर पाए। ईर्ष्या को क्या पड़ता है, ईर्ष्या ऐसे बोल दे, है ना। लेकिन हम उनके भाव को समझ रहे हैं कि वो बच्चा बोलना चाह रहा है ईर्ष्या, लेकिन वो बोल दे रहा है ईरिशिया, है ना। लेकिन हम समझ गए कि वो क्या बोलना चाह रहा है। लेकिन उसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, वो बोलने में और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो डरे नहीं, सामने खड़े होकर बहुत अच्छे से बोले, मौलिक विचार अच्छा हो और इसमें स्पष्टता हो। बस शुद्ध उच्चारण नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में सीधा यही बोला है प्राथमिक स्तर, वो प्राइमरी लेवल का बच्चा है ना। तो हमको उसके हिसाब से सोचना है। अब आ गया होगा ना आपको समझ में। हम्म। हाँ, ठीक है दी। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं हम। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि लेखन क्षमता को मेन हमको देखना है ना। अब आप क्या कर रहे हो, लेखन क्षमता को आप देख रहे हो कि लेखन क्षमता का आकलन कर रहे हो, है ना। अब उसका बोलने बोलने का नहीं सुन रहे हो आप, है ना, कि वो बच्चा कैसे बोलता है वाला। बोलने वाला तो हो गया हमारा। अब लिखने में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये हम देखते हैं बच्चे के, है ना। सर्वाधिक महत्वपूर्ण आप किसे मानते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा शुद्ध वर्तनी, दूसरा ऑप्शन है विचार तत्व, तीसरा ऑप्शन है सुंदर लेखन और चौथा ऑप्शन है व्याकरणिक ज्ञान। अब आपको चारों सही लग रहा होगा, है ना, क्योंकि लिखने के लिए तो चारों इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या करना है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं, है ना। सही तो सब है लेकिन सबसे ज्यादा क्या होगा इसमें से। इस टाइप का क्वेश्चन हिंदी में आता ही है, मैं भी दिलाई थी ना जब टेस्ट, तो फिर एग्जाम में इस टाइप का आया ही था एक क्वेश्चन। हाँ, इस टाइप का आता ही है कि सर। हम्म, शुद्ध वर्तनी बोल रहे हैं। हम्म, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विचार तत्व। ये दूसरा ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। हाँ, और वो विचार तत्व इसलिए क्योंकि वही वाला इससे पहले क्वेश्चन में जस्ट मैं बताई आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चे का अच्छा सोचना, है ना।
जब बच्चे का विचार बहुत अच्छा है तो वो अच्छा चीज लिखेगा ही, है ना। अब यहाँ पे क्या मतलब, अगर वो उसका एकदम सुंदर मोती जैसा राइटिंग है, बच्चे का एकदम सुंदर गोल गोल लिख रहा है बढ़िया, लेकिन वो लिख दिया है कोई कुछ और ऐसा चीज, पूछे है कि ताजमहल कहाँ है तो वो लिख रहा है ताजमहल दिल्ली में, तो गलत हो गया ना, है ना। तो हमको इम्पोर्टेंट ये है कि सुंदर लेखन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो कम इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा विचार तत्व, है ना। और व्याकरणिक ज्ञान वो लिखते लिखते कुछ समझ में आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पहला चरण है हमारा, समझ लीजिए, वो यही है, विचार तत्व। जब वो बच्चे का विचार ही अच्छा रहेगा तो वो अच्छी अच्छी चीजें लिखेगा, है ना। और ये बाकी सारा चीज ये सब बाद में आएगा, शुद्ध वर्तनी और सुंदर लेखन और व्याकरणिक ज्ञान। ये वाला को ध्यान रखिएगा दी, इस टाइप का क्वेश्चन ना आता है एग्जाम में। अब वही चीज वो हमेशा याद रखिएगा, जहां वो लिखने के लिए पूछा, बच्चों की लेखन क्षमता करके जहां भी क्वेश्चन आया लेखन क्षमता में महत्वपूर्ण, तो हमको ये सबको इम्पोर्टेंस नहीं देना है, सुंदर लेखन, व्याकरणिक ज्ञान, शुद्ध वर्तनी, है ना। हमको बच्चे का सोच को सबसे पहले इम्पोर्टेंस देना है लिखने में भी। तो सबसे पहले बच्चे का सोच अच्छा रहेगा तो वो ये सारा चीज को ही ऑलरेडी अच्छा ही कर लेगा बाद में, है ना। तो हमको इसी को ध्यान देना है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए फिर अब आप अगले क्वेश्चन में आते हैं। भाषा में आकलन का अर्थ है, भाषा में आकलन का क्या अर्थ है देखते हैं। पहला ऑप्शन है भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। अच्छा, ये क्वेश्चन को पहले मैं समझा देती हूँ, भाषा में आकलन का अर्थ है, अब देखिए, जैसे किसी भी चीज का आकलन कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, है ना, कि बच्चा कितना सीखा है, कितना समझा है, जितना हम उसको बताए हैं, उसका मतलब तो वही होता है। अब भाषा में आकलन का अर्थ मतलब कि बच्चे बच्चे उसके बच्चा जो बोल रहा है वो कैसे बोल रहा है ना। भाषा में आकलन का मतलब तो वही होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। पहला है भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, दूसरा है अलंकारिक भाषा के प्रयोग का आकलन, तीसरा ऑप्शन साहित्यिक विधाओं की जानकारी का आकलन, और चौथा ऑप्शन है भाषा व्याकरण का आकलन। क्या लगता है आपको कौन सा होगा ये चारों ऑप्शन में से? फर्स्ट वाला, ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला। सही बोले आप एकदम, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे भाषा का आकलन कर रहे हैं, मतलब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि बच्चा जो है वो भाषा का प्रयोग कैसे कर रहा है, उसका क्षमता कितना है भाषा के प्रयोग करने का, है ना। तो इसीलिए पहला ऑप्शन जो है वो एकदम सही है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है हमारा मातृभाषा वाले शब्दों पर लाल घेरा लगाएंगे, दूसरा ऑप्शन है मातृभाषा वाले शब्दों का हिंदी अनुवाद लिख देंगे, तीसरा ऑप्शन है मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे, और चौथा ऑप्शन है रोशनी को समझाएंगे कि यह गलत है। तो क्या लगता है आपको, जैसे आप एक टीचर है और वो ऐसी कर रही है अपनी मातृभाषा में लिख रही है, तो आप उसको क्या करेंगे? ये चार ऑप्शन में से कौन सा होगा? थर्ड वाला। हम्म इसका सही आंसर जो है वो तीसरा ही ऑप्शन होगा, मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे, है ना। क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं और मैंने पहले भी बताया, जहाँ पे बच्चों का बात आएगा, जहाँ पे ये मातृभाषा मदर टंग का बात आएगा, तो वहां पे टीचर जो है वो पूरा स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे अभी सीख रहे हैं, अभी सीखने वाले स्टेज में, है ना। और देखिए रोशनी कौन से क्लास में, फर्स्ट क्लास में, है ना, पहली कक्षा में है वो। तो वो कम से कम अपने अपने लैंग्वेज में, अपनी मातृभाषा में कम से कम वो लिख तो रही है ना उसको, तो हम उसको लिखने देंगे, उसको समझेंगे, हम मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे, हमारा सही आंसर है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से श्रृंखलाबद्ध अधिगम के लिए उपयुक्त दृश्य श्रव्य सामग्री है। दृश्य श्रव्य सामग्री को ध्यान में रखना है ना। उसके बाद फिर हम अब ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है रेडियो, दूसरा है चित्र, तीसरा है ग्रामोफोन, और चौथा है दूरदर्शन। तो क्या लगता है आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ग्रामोफोन मतलब ये फोन जैसा है दी।
हाँ टेलीफोन टाइप का ही। हाँ हाँ हाँ, उसी टाइप का ही है, ऐसे करके वो कान वान में लगा के कुछ बोलते नहीं, तो पुराने जमाने का टेलीफोन टाइप का। मेरे को लगता है ग्रामोफोन भी वैसे ही है ग्रामोफोन। मतलब ग्रामोफोन समझ लीजिए टेलीफोन टाइप का है। हाँ हाँ, दूरदर्शन में उधर टीवी है। हाँ दूरदर्शन है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो दूरदर्शन ही होगा, ऑप्शन नंबर चौथा। अब वो क्यों होगा? क्योंकि यहाँ हम क्वेश्चन में पहले ही देख चुके हैं, यहाँ पे एक कीवर्ड है उसको हमको पकड़ना है, वो कीवर्ड है दृश्य श्रव्य। दृश्य श्रव्य मतलब जो देखने वाला भी हो और जिसे हम सुन भी सके, वो सुनने वाला भी हो, है ना, दिखाने वाला और सुनाने वाला। तो अब ऑप्शन में सीधा हमको पता चल रहा है रेडियो। रेडियो में सिर्फ हम सुन सकते हैं, है ना, हम देख नहीं सकते हैं, तो पहला गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है चित्र। चित्र को हम सिर्फ देख सकते हैं, हम सुन तो नहीं सकते हैं। ग्रामोफोन। ग्रामोफोन में सिर्फ हम सुन सकते हैं, हम देख तो नहीं सकते। सिर्फ एक लौता दूरदर्शन ऐसा है जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, है ना। तो इसमें हमको सिर्फ कॉमन सेंस लगाना था अपना, लेकिन वही है, क्वेश्चन को हमको समझने का तरीका, है ना, यहीं पे हम क्वेश्चन समझ गए तो ये हमारे लिए कितना आसान था। अब उसी को हम नहीं समझेंगे, हम इसमें फोकस करेंगे अरे श्रृंखलाबद्ध क्या होता है, हमको तो पता ही नहीं है श्रृंखलाबद्ध अधिगम, है ना, तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा दूरदर्शन। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। आगमनात्मक एवं निगमनात्मक विधि शिक्षण विधियां हैं, कौन कौन सा होगा? देखते हैं। ऑप्शन पहला, एक दूसरे पर आश्रित, या दूसरा ऑप्शन है पृथक पृथक, तीसरा ऑप्शन है एक दूसरे के पूरक, और चौथा ऑप्शन है एक दूसरे से। तो क्या लगता है आपको? आगमन और निगमन विधि दोनों को याद करिए, वो दोनों को क्या लगता है, दोनों को आपको देख के। आगमन होता है एग्जाम्पल टू रूल, और निगमन होता है रूल टू एग्जाम्पल, है ना। हाँ, तो अब उसको देखते हैं। हाँ, क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एक दूसरे के पूरक होंगे, है ना। आश्रित तो, हाँ आश्रित तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, कहीं भी एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, अलग अलग भी नहीं है दोनों, है ना, एकदम पृथक पृथक बोल रहे, पृथक मतलब अलग अलग। और एक दूसरे से, ये तो ऑप्शन ही अधूरा लग रहा है हमारे मेरे को, एक दूसरे से, है ना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो एक दूसरे के पूरक होंगे इन लोग। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है, यहाँ पे ध्यान रखना है हमको, प्राथमिक स्तर का बात किया है ना। भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर रहता है या निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है भाषा के कठोर आकलन पर, दूसरा है भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, तीसरा है समृद्ध भाषिक परिवेश पर, चौथा है भाषा की व्याकरणिक जानकारी पर। क्या लगता है आपको चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा? हाँ, भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है, आराम से सोचिए इसको, उतना वो नहीं है ना। थर्ड वाला, हाँ दिखा देते। थर्ड, थर्ड वाला। हम्म, समृद्ध भाषिक परिवेश बोल रहे हैं। इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा तीसरा, समृद्ध भाषिक परिवेश, है ना। क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा हमको क्या बोला, प्राथमिक स्तर का बात किया है, और भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है ना। तो भाषा विकास सबसे ज्यादा, सर्वाधिक रूप से मतलब सबसे ज्यादा किस पे निर्भर करता है? समृद्ध भाषिक परिवेश पर, है ना। अब कोई एक बच्चा, छोटा बच्चा है जो प्राथमिक स्तर का है, अब वो भाषा को कैसे सीखेगा, वो लैंग्वेज को बोलने के लिए कैसे सीखेगा, जब तक उसके पास वो भाषिक परिवेश, है ना, वो बोलने चालने वाले आसपास वाले लोग नहीं रहेंगे, उसको वैसी वातावरण नहीं मिलेगा। परिवेश मतलब तो वही होता है वातावरण, है ना। तब तक वो, उसका भाषा विकास कैसे होगा, उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे होगा? हम लोग देखते हैं कई लोगों, क्या कई लोग बच्चे कितने शांत रहते हैं, है ना, ज्यादा बात नहीं करते हैं, एकदम चुपचाप रहते हैं, क्योंकि उन लोग का परिवेश ही वैसे ही रहता है, उन लोग से कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा है, सब अपने अपने में मगन है। तो बच्चा कहाँ से सीखेगा, किसको देख के सीखेगा, है ना। लेकिन उसके आसपास के लोग ही वैसे हैं, घर में परिवार वाले वैसे ही, बहुत वो बात करने वाले, तो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है ना। तो इसलिए समृद्ध भाषिक परिवेश इसका सही आंसर है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। भाषा में आकलन का अर्थ है, अच्छा इसको पढ़ लिए हैं क्या हम लोग? अच्छा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। हाँ, रिपीट हो गया ये वाला क्वेश्चन। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं।
एक अधिगमकर्ता को प्रेरित करने की उपस्थिति, एक मिनट एक बार और पढ़ती हूँ। एक अधिगमकर्ता को प्रेरित करने की उपयुक्त स्थिति या उपाय है। पहला ऑप्शन है हमारा जुर्माना, दूसरा है प्रशंसा, तीसरा है आलोचना और चौथा है दंड। क्या लगता है आपको कौन सा होगा इसमें से? एक बार और क्वेश्चन देखते हैं। प्रशंसा, ठीक है, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा प्रशंसा ही सही आंसर है, दूसरा ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अधिगम करता मतलब क्या है, जिसको आप सिखा रहे हो, है ना, कोई बच्चे को या किसी को भी आप जब सिखा रहे हो उसको प्रेरित करना, मतलब उसको आप इनकरेज कैसे करोगे, उसको मोटिवेट कैसे करोगे, है ना, जब तक आप उसका तारीफ नहीं करोगे वो बच्चे का, आप वेरी गुड गुड ऐसा करके बीच बीच में आप उसको बोलोगे नहीं तो उसको मजा नहीं आएगा, है ना, उसको अच्छी अच्छी बातें नहीं बोलोगे, बल्कि उल्टा बोलोगे, अरे तुमको नहीं आता है, तुम ये क्या कर रहे हो, ये वो करके बोलोगे, तो बच्चा एक टाइम में फिर अपना अपने से वो अभ्यास करना भी छोड़ देगा और कुछ बताएगा भी नहीं, है ना। तो ज्यादा अच्छा हमारा ये कि हम उसको क्या करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें, है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। इसको हमको ध्यान रखना है, मौखिक अभिव्यक्ति को, है ना, उसी को देख के हमको यहाँ पे आंसर देना है। अब ऑप्शन देखते हैं। कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन है कहानी सुनकर चित्र बनाना, तीसरा ऑप्शन है कहानी सुनकर शब्दशः लिखना, चौथा ऑप्शन है कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। तो क्या लगता है आपको कौन सा होगा? मौखिक को ध्यान रखना है हमको। ये देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? चौथा वाला। हम्म, इसका सही आंसर होगा, वो हो जाएगा चौथा, कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना, है ना। क्योंकि इससे बच्चा क्या है, अपनी शब्दों का चयन करेगा, अपने मन से तो सुन लिया कहानी, यहाँ एक राजा था, एक रानी थी, फिर वहाँ कुआं था, उन लोग का बड़ा सा महल था, ऐसा करके, है ना, तो टीचर सुना दी, फिर उसमें से कुछ टूटा फूटा क्या पता है का शब्द कुछ गायब कर दे, उसके बदले अपना कुछ नया शब्द जोड़ दे, है ना। तो अपनी भाषा में बोलेगा तो उसका मौखिक अभिव्यक्ति जो है वो ज्यादा अच्छा, उसका विकास होगा मौखिक अभिव्यक्ति का, है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास डैश। अब यहाँ पे देखते हैं, पहला साध्य है, दूसरा संभव नहीं है, तीसरा ऑप्शन है कठिन है, चौथा ऑप्शन है साधन है। हाँ, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल मतलब प्राइमरी लेवल पर बच्चे का कौशल कैसे क्या है, ऐसा करके पूछ रहे हैं। बाकी भी ऑप्शन को देखिए, या जब ऐसा क्वेश्चन रहता है ना क्या है वो हमको समझ में नहीं आता, तो हमको उस पर फोकस करना चाहिए कि क्या नहीं हो सकता, तो ज्यादा अच्छे से हमको समझ में आता है हमारा आंसर। इसमें भी वैसे ही करना है आपको, आपको ये देखना है कि प्राइमरी लेवल में बच्चे जब भाषा को सीखते हैं तो उसमें क्या नहीं हो सकता, उसको उसको हटा दीजिए। हाँ, एक मिनट में, चौथा वाला बोल रहे हैं, साधन है। अच्छा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पहला, साध्य है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे बोला प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास संभव नहीं है, ये तो गलत है, कठिन है ये भी गलत है, साधन है ये भी गलत है ना, वो कोई साधन नहीं है, बच्चे उसको खुद से अपना सीखते हैं, है ना। हाँ, तो ये साध्य है, ये वाला ही होगा, पहला ऑप्शन ही सही होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। चॉम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। पहला ऑप्शन है भाषाई समाज, दूसरा ऑप्शन है भाषा अर्जन क्षमता, तीसरा ऑप्शन है भाषा आकलन क्षमता, चौथा ऑप्शन है व्याकरणिक नियमों की जानकारी से ही। चॉम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, तो किसके कारण भाषा सीखते हैं जो बच्चे हैं वो? भाषाई समाज। हम्म,
चौथा वाला बोल रहे हैं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा भाषा अर्जन, ऑप्शन नंबर दूसरा, ये सही आंसर है, भाषा अर्जन क्षमता। ये सही क्यों होगा भाषा अर्जन क्षमता? क्योंकि चॉम्स्की के अनुसार बोला तो समाज वाला तो नहीं आएगा, क्योंकि जैसे भी कोई वैज्ञानिक के बारे में बात करेगा ना, तो वहां पे जैसे समाज का बात हो रहा है तो वो लेव वाइगोत्स्की वाला हो जाएगा, समझ लीजिए, हाँ ना, हम ऐसे उसको समझ सकते हैं। अब चॉम्स्की के अनुसार, चॉम्स्की ने क्या बोला था सबसे पहले, वो यूनिवर्सल ग्रामर वाला बताया था, है ना, सार्वभौमिक व्याकरण, है ना, और वैज्ञानिक खोज वाला बताया था उन्होंने, है ना। हाँ 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 हाँ, तो फिर हम उसी से रिलेटेड करके एक चीज और समझ सकते हैं, ये वाला को, हाँ, भाषा अर्जन को, है ना, कि भाषा वो अर्जित करके सीखते हैं जो बच्चे हैं, जो भाषा अर्जन क्षमता, है ना, क्योंकि बच्चे को कभी बैठा के नहीं समझाया जाता, बैठा के इसको ऐसा बोलते हैं, इसको वैसा बोलते हैं, ऐसा नहीं बताया जाता ना, भाषा तो वो अपने आप सीखते हैं, भाषा अर्जन क्षमता। इसका सही आंसर जो है वो भाषा अर्जन क्षमता आएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। प्याजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया है, पहला ऑप्शन है साहचर्य जन्य, दूसरा ऑप्शन है सुमेलन, तीसरा है युक्ति जन्य और चौथा है सामाजिक। प्याजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया है, यहाँ पे भी भाषा अर्जन का बात हुआ है, जो अपने आप सीखते हैं, है ना, तो वो क्या है? साहचर्य या सुमेलन बोल रहे हैं? साहचर्य मतलब वो जैसे साथ साथ चलता है ना, उसी को बोलते हैं साहचर्य। हाँ, सुमेलन मतलब बोलते हैं ना, सुमेलित कीजिए इसको, मतलब मिलाइए, है ना, सुमेलन करना मतलब मिलाना। युक्ति जन्य मतलब ये अच्छा युक्ति है बोलते हैं ना, मतलब हमारा कोई एक अच्छा साधन है, हमारा एक अच्छा ये औजार है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। और सामाजिक तो आएगा ही नहीं, क्योंकि समाज, क्योंकि प्याजे के बारे में बात चल रहा है ना। हाँ, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ये वाला तीसरा, युक्तिजन्य, युक्तिजन्य हो जाएगा। क्योंकि इसलिए क्योंकि प्याजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया जो है वो क्या है, वो युक्तिजन्य है, ये हमको ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर है वो सही, वो युक्तिजन्य ही होगा, प्याजे के अनुसार भाषा अर्जन क्या है, तो युक्तिजन्य है ना, हमको इसको ध्यान रखना है। कई कई क्वेश्चन ऐसा रहता है दीदी इस टाइप का भी दे देता है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। भाषा एवं विचार के संबंध में लेव वाइगोत्स्की ने क्या विचार प्रस्तुत किया था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है ना। सेम वैसी प्याजे टाइप का भी, कि प्याजे क्या बोलते हैं, पहले क्या आया फिर क्या आया, है ना, सेम वैसे लेव वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं अपनी भाषा, भाषा और विचार के बारे में। अब यहाँ पे देखते हैं, पहला ऑप्शन है भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है, तीसरा ऑप्शन है भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है, चौथा ऑप्शन है संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। तो क्या होगा, लेव वाइगॉट्स की बस ध्यान रखना है आपको, उसके बाद आप यहाँ पे बता देंगे देख के। फर्स्ट वाला ठीक है, एकदम सही बोले आप, इसका सही आंसर जो है वो पहला ही होगा, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। अब देखिए, क्योंकि आप पहले से पढ़े हुए हैं, जो लेव वाइगॉट्स्की वो हमेशा ये बोलते हैं कि पहले भाषा आया है, पहले बच्चा जो है वो पहले भाषा को सीखता है, फिर उसके में संज्ञान आता है ना। और प्याजे जी क्या बोलते हैं, इसका जस्ट उल्टा बोलते हैं, प्याजे जी बोलते हैं कि पहले संज्ञान विकसित होता है बच्चे में, फिर वो भाषा को सीखता है ना। ऐसा क्या कौन बोलता है, प्याजे जी बोलता है। पर देखिए वो कितना सरल तरीके से मैं आपको बताई थी, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा तो देखिए तो इस टाइप का पूछेगा, है ना। तो अब कोई डायरेक्ट पढ़ा है, कोई टेस्ट दिलाया ही नहीं, उसका दिमाग ही घूम जाएगा, ये तो मैं पढ़ा ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया बोलेंगे, है ना। वही तो इसका सही आंसर जो है वो पहला ही होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। एनसीएफ, अच्छा एनसीएफ वाला ना, ठीक। 2005 का एनसीएफ अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित था? पहला देखते हैं, पहला है हमारा ऑप्शन संयोजकता, दूसरा ऑप्शन है व्यवहारवाद, तीसरा है रचनावाद और चौथा है संज्ञानात्मक।
तो हमको ये ध्यान रखना, 2005 का एनसीएफ अधिगम किस सिद्धांत पर आधारित है? एनसीएफ अधिगम मतलब वही बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए, है ना? तो किस बेसिस पे वो हो सकता है? अच्छा, संयोजकता वाला होगा कि व्यवहारवाद होगा, रचनावाद की संज्ञानात्मकता, है ना? इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है कई कई तो ऐसा, तो उसको भी हमको ध्यान रखना है। व्यवहारवाद बोल रहे हैं। इसका जो सही आंसर होगा ना वो रचनावाद होगा दी। हाँ हाँ, थर्ड ही होगा, रचनावाद, है ना? ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे हम। हाँ हाँ, वही तो। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। विकल्प पर विचार किया जाना सिद्धांत का समावेश करके नैतिक विकास के प्याजे के सिद्धांत को किसने परिवर्तित किया? ये ऑप्शन है हमारा, कोहलबर्ग, प्याजे, जंग और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या लगता है आपको कौन सा होगा? कोहलबर्ग ने बोल रहे हैं। एक मिनट रुकेगा ना दी, चावल को पसा रही हूँ, तब तक आप देख लीजिए और क्वेश्चन को। यहाँ तो हम इतना परेशान हो गए हैं, बारिश ही नहीं, बारिश हो रहा है इतना ज्यादा, कपड़े ही नहीं सूख रहे हम लोग का। कौन सा होगा दी? कोहलबर्ग। अच्छा, ठीक। इसका सही आंसर जो है वो कोहलबर्ग ही होगा। कैसे बताया आप ये कोहलबर्ग है करके इसका? हाँ, एकदम सही पकड़े हो। एकदम सही पकड़े हो, क्योंकि वहां पे प्याजे प्याजे 10 बार बोला जरूर है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड का यूज किया है, नैतिक विकास, है ना? इसलिए, और ऑप्शन में भी दे दिया है कोहलबर्ग, इसलिए हमको ज्यादा सोचना नहीं है। जहाँ नैतिक विकास आया वहां पे कोहलबर्ग आया, एकदम सही बोला। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कोहलबर्ग। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस बोर्ड ने एक अवलोकन अनुसूची विकसित की है और बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के बारे में स्कूलों और विद्यालयों से फीडबैक को स्वीकार करेगा? पहला ऑप्शन है हमारा आईसीएससी, दूसरा है आईबी, तीसरा है सीबीएसई, चौथा है राज्य बोर्ड मतलब जो स्टेट बोर्ड होता है हमारा, और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होगा? राज्य बोर्ड। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा सीबीएसई हो जाएगा, क्योंकि राज्य बोर्ड जो है जैसे हमारा छत्तीसगढ़ बोर्ड है ना? तो हमारा जो राज्य वाला जो बोर्ड रहता है वो कहाँ आता है, ये फीडबैक और ये सब कहाँ वो करते हैं, है ना? जैसे एग्जाम होने के बाद भी जैसे फीडबैक ले रहे हैं तो वो सीबीएसई वाला कराते हैं उसको। चलिए फिर अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। इसको हमको ध्यान में रखना है ना? जहाँ पे भी इस टाइप का फीडबैक वाला बात आएगा ना, जहाँ पे भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उसमें हमको क्या याद रखना है? सीबीएसई को याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक बच्चा जोड़े में और समूह में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है, लेकिन लिखित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाता। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी की मदद कैसे कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हुए। दूसरा ऑप्शन है बच्चे के माता पिता को यह स्पष्ट करते हुए कि लेखन में उसकी कोई रुचि नहीं है।
तीसरा ऑप्शन है माता पिता से यह अनुरोध करते हुए कि वे उसकी पढ़ाई में मदद करें। चौथा ऑप्शन है उसको नियमित परीक्षण देते हुए ताकि वह सुधार कर सके। क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? डी वाला। अच्छा, इसका सही आंसर हो जाएगा और चौथा वाला ही होगा, है ना। उसको नियमित परीक्षण देते हुए ताकि वह सुधार कर सके। सीधी सी बात है, जब बच्चा कुछ चीज नहीं कर पा रहा है, अगर उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो हमको उसको सिखाना है ना। उसको डेली बहुत अच्छे सिखाना है, उसको में सुधार करना है। तो यही सबसे अच्छा ऑप्शन था इसका, ये डी वाला। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक से अधिक भाषा का ज्ञान डैश। फिर पहला ऑप्शन है भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर एक बोझ बन जाता है। दूसरा ऑप्शन है नवीन कक्ष में सीखते समय शिक्षार्थी को उसके समानुरूप करता है। तीसरा ऑप्शन है नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है। और चौथा ऑप्शन है डी वाला नवीन भाषा सीखने में हस्तक्षेप करता है। हस्तक्षेप करना मतलब डिस्टर्ब करना उसको, है ना। ये तो क्या है यहाँ पे, क्या लगता है आपको और कौन सा वाला सही होगा? सेकंड वाला। नहीं, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ये सी वाला होगा, नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है ना। क्योंकि हम जब एक से अधिक भाषा सीखते हैं, जैसे मान लीजिए हमको छत्तीसगढ़ी आता है और हिंदी आता है बहुत अच्छे से, है ना। अब हम सीखना चाह रहे हैं इंग्लिश, लेकिन हम इंग्लिश को भी अपने उस हिंदी में ही सीखेंगे। मतलब पहले जब हम जो भी बात करेंगे, हम जैसे इंग्लिश में कुछ भी चीज हमको बोलना है, अरे मैं मार्केट जा रही हूँ, है ना, तो उसको कैसे मैं बोलूंगी। तो जब मेरे पास एक भाषा मेरे को पता है, तो मैं उसके मदद से और दूसरा नया भाषा सीख सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पे यही वाला चीज आएगा, नवीन भाषा को सीखने के लिए क्या करते हैं, नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करते हैं। कौन सा? अगर आप एक से अधिक भाषा का ज्ञान रखते हैं तो इसको हमको ध्यान। डी वाला इसका आंसर आप बताए थे, ये वाला। हम्म, ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। व्याकरण शिक्षक की व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें पहला ऑप्शन है बच्चे नियम को कंठस्थ कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, मतलब आगमन विधि, है ना, उदाहरण से नियम। और ये बच्चे नियम से उदाहरण की ओर, मतलब ये कौन सा विधि हो जाएगा? निगमन, है ना। हाँ, और ये डी वाला है बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो क्या लगता है आपको व्याकरण शिक्षण के लिए, व्याकरण को सिखाने के लिए कौन सा नियम ज्यादा अच्छा है ये चारों में से? बी वाला। हम्म, एकदम सही बोल रहे हो, बच्चे उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, है ना। अब बच्चों को हमको संज्ञा पढ़ाना है या सर्वनाम, ये सारे तो व्याकरण में ही आते हैं, है ना। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया है, काल है। तो पहले हम उसको उनको बुलवाएंगे, उनको पहले बुलवाएंगे, बताएंगे, उसके बाद फिर उसका नियम कानून को बताएंगे, है ना। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा सबसे अच्छा है, बी वाला। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं हम। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। पहला है हमारा उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आजादी हो। दूसरा उन्हें कविताएं याद हो। तीसरा उन्हें मुहावरे याद हो। चौथा वे किसी वक्ता के साथ रहते हो। क्या लगता है आपको कौन सा होगा? चारों ऑप्शन में से फर्स्ट वाला, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आजादी हो, है ना। तो इसका सही आंसर जो है वो यही है, ए वाला, उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आजादी हो। जब उनको सुनने और बोलने का पूरा आजादी रहेगा, तो वो बहुत जल्दी सीखेंगे सारी चीजों को और समझेंगे भी, है ना।
याद रहने से, कविता याद हो इससे भाषा सीखेंगे जरूरी नहीं है, मुहावरे याद हो इससे भाषा सीखेंगे ये भी जरूरी नहीं है, वे किसी वक्ता के साथ रहते हो ऐसा थोड़ी है, अब कहाँ से वक्ता को ढूंढ के लाएंगे जो बहुत अच्छा बोलता हो, जरूरी नहीं है। जिसको सीखना है उसको जब तक आजादी नहीं मिलेगा, वो वक्ता के साथ भी रहेगा, उसके बाद भी उसको आजादी नहीं है बोलने और सुनने का, तो भी वो नहीं सीख पाएगा बच्चा, है ना। तो इम्पोर्टेंट ये है कि उसको आजादी मिलना चाहिए सुनने के लिए भी और बोलने के लिए भी। चलिए अब ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ देखते हैं, मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को जोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति, अभिनव को अनव लिखना। इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है कि पहला ऑप्शन है उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता हो, दूसरा उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य ना हो, तीसरा उसके विचार में स्पष्टता ना हो, और चौथा उसे मात्राओं का ज्ञान ना हो। क्या लगता है आपको कौन सा होगा इसका सही आंसर? बी वाला, उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य ना हो। लेकिन ये वाला आंसर गलत है, क्योंकि ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला उसके विचार तो ठीक है ना, और क्या बोला, और लिखने की गति, लिखने की गति मतलब तो सिर्फ मतलब जो स्पीड है वो स्लो और फास्ट है ना, ये है। तो अगर वो स्लो भी लिखती है तो भी उसको सही लिखना चाहिए। लेकिन यहाँ ये गड़बड़ क्या कर रही है, यहाँ पे मात्रा को ही गड़बड़ कर रही है ना। यहाँ पे दिक्कत ये नहीं है कि वो स्लो लिख रही है या फास्ट लिख रही है, यहाँ पे गड़बड़ ये हो रहा है कि ये मात्रा को ही गायब कर दे रही है ना, बीच बीच में वो मात्रा को ही गड़बड़ कर दे रही है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा सी वाला, उसके विचारों में स्पष्टता ना हो। जब उसका विचार ही स्पष्ट नहीं है, वो सोच ही नहीं पा रही है उस चीज को, तो वो लिखेगी भी वैसी है ना, जैसा वो सोच रही है वैसी वो लिखेगी। तो क्योंकि यहाँ पे जस्ट इससे पहले वाला भी क्वेश्चन आया था ना विचार वाला, तो उसमें ही हमको टिक करना है, तो सेम वैसे ये वाला भी है, उसके विचारों में स्पष्टता ना हो। अगर उसका विचार ही स्पष्ट नहीं है तो वो गड़बड़ जरूर करेगी ये सबको, है ना। तो ये वाला ही सही आंसर रहेगा हमारा, कौन सा, सी वाला, उसके विचारों में स्पष्टता ना हो। आया नदी समझ में ये वाला, आज का जितना भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं वो। हाँ ठीक है, तो बस वही है हमको। हाँ हाँ, वही तो बस वही है कि हमको कैसे उसको अपना क्या बोलते हैं अच्छे से करना है ना, क्वेश्चन को सारा को समझना है। मेन वही है सबसे इम्पोर्टेंट, जहां हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं ना,